बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के हवाले से है। इसके हवाले से सेकंड लेक्चर है। कल हमने इसके फर्स्ट 5 सेक्शंस पढ़े थे। आज हम इसका सेक्शन 6 स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 6 जो है बेसिकली किस चीज़ के हवाले से है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के हवाले से है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेक्शन 6 पॉलीगैमी के हवाले से है। सेक्शन 5 जो था वो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के हवाले से था और सेक्शन 6 किसके हवाले से है, पॉलीगैमी के हवाले से। पॉलीगैमी दो लफ्ज़ हैं, एक है पॉलीगैमी और एक है पॉलीएंड्री। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। पॉलीगैमी एक मर्द की एक से ज़्यादा शादियाँ और पॉलीएंड्री एक औरत की एक से ज़्यादा शादियाँ। जहाँ तक बात है पॉलीएंड्री की कि 1 वाइफ एंड मोर हस्बैंड्स, ये टोटली इस्लाम में वाइड कंसेप्ट है। कहीं पर भी किसी भी सूरत इस्लाम में ऐसा कंसेप्ट मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर एक औरत को एक से ज़्यादा शादियों की एक वक्त में इजाज़त नहीं है। वैसे जनरली वो कर सकती है। जब हम बात करते हैं पॉलीगैमी की तो 4 वाइफ्स, जो 1 हस्बैंड है वो 4 वाइफ्स एक टाइम पर, 4 वाइफ्स एक टाइम पर, टोटल नंबर 4 नहीं है, 4 वाइफ्स इन 1 टाइम। मीन्स अगर किसी को तलाक दे दे, कोई मर जाए, तो उसके बाद वो फिर 5वीं शादी करेगा, बट टोटल नंबर कितना होना चाहिए, 4। इसके पीछे अल्लाह ताला का जो हुक्म है कुरान पाक में कि और शादी करो 2-2, 3-3, 4-4। आल दो हुक्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन इसको बाइंड किया जा रहा है और अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर 1। तो असल चीज़ अगर है कि अगर इंसाफ ना कर सको तो 1। अब आल दो हर शख्स जब बात करता है सेकंड मैरिज के हवाले से तो वो इसी आयत का हवाला देता है, 2-2, 3-3 और 4-4। हुक्म मौजूद है, कंडीशनल है। ये हुक्म एब्सोल्यूट नहीं है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 करें। ये कंडीशनल है कि अगर इंसाफ करें तो 2-2, 3-3, 4-4। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर 1 का हुक्म, कि फिर 1। इंसाफ क्या है कि जो ये अब पहली बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उसको आप टाइम नहीं दे रहे और आप सारा वक्त दूसरे के पास अगर गुजार रहे हैं तो शरीयत इस दूसरी शादी की इजाज़त आपको नहीं देती। क्योंकि एक चीज़ जहन में रख लें कि ये जो परमिशन ग्रांटेड बाय अल्लाह अलमाइटी है पॉलीगैमी की, ये कंडीशनल परमिशन है, ये एब्सोल्यूट हरगिज़ नहीं है। और कंडीशन है इंसाफ करना। इंसाफ कैसे किया जाता है? इंसाफ की मिसाल हमारे लिए उसवे हसना है ही कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मैं उन्हीं से इंसाफ की मिसाल आपको ये लफ्ज़ इसकी वजाहत के लिए बता दूं कि ये इंसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात के लिए दिन मुकर्रर कर रखे हैं कि आप हफ्ते के अय्याम के उस तसलसल के मुताबिक अपनी अज़वाज मुताहरात के पास तशरीफ़ लेकर जाते हैं। अब जो इंसाफ है, ये जो फिज़िकल एंटिटीज़ हैं डेफिनेटली इसमें पॉसिबल है और लाजिम भी है, मलजूम भी है। लेकिन मेटाफिज़िकल चीज़, लव एंड अफेक्शन, वो उसके ऊपर हरगिज़ इंसाफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि डेफिनेटली जिसके साथ आपके मामलात अच्छे होंगे उसके लिए मोहब्बत ज़्यादा होगी। तो अल्लाह ताला ने भी मेटाफिज़िकल चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई, बट फिज़िकल चीज़ों पे कहा कि जो एंटिटीज़ हैं वो चारों का इंसाफ बराबर, चारों का वक्त बराबर, चारों के लिए जो उनकी सहूलियात आसाइशात वो बराबर, अगर ये कर सकते हैं ये इंसाफ है। दूसरी बात की वजाहत मैं कर दूं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम आते हैं और
आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आप अपनी एक अज़वाज मुताहरा के पास तशरीफ़ लेकर जाते हैं और जाकर एक चीज़ पूछते हैं कि आज क्या दिन है, और साथ पूछते हैं कि फ़लाँ दिन कब आएगा। उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनको बता देती हैं, आप उनके पास वो वक्त गुजारते हैं और दूसरी ज़ौजा के पास अगले ही दिन चले जाते हैं और यही सवाल उनसे करते हैं कि फ़लाँ दिन कब आएगा। तमाम अज़वाज मुताहिरात इकट्ठी हो जाती हैं और कहती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है और कल भी इन्होंने फ़लाँ दिन का पूछा है और आज भी फ़लाँ दिन का पूछ रहे हैं और फ़लाँ दिन आपका वक्त हज़रत बीबी आयशा के साथ है, तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी के जो अयाम हैं वो हज़रत बीबी आयशा के पास गुजारना चाहते हैं। तो अगर हम सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बीमारी के अयाम उनके पास गुजारने के लिए कहें तो शायद उनका ख्वाहिश यही है कि हम उनको वहाँ पर भेज दें। तो वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक होकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती हैं कि जी आप अपनी बीमारी की ये जो अयाम है वो हज़रत बीबी आयशा के हुजरा में गुजार लें और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक भी हो जाता है। तो मतलब क्या है कि मेटाफिज़िकल पर आप कोई ये नहीं कि किसी को कंट्रोल में रखें, वो कंट्रोल पॉसिबल है ही नहीं। बट इंसाफ यहाँ पर जो बाकी मामलात हैं उसमें क्या है, ज़रूरी है अगर इंसाफ कर सकें तो फिर पॉलीगैमी है कि अगर इंसाफ कर सको, लफ्ज़ भी इंसाफ का है कि अगर इंसाफ कर सको, वहाँ पर नाम है कि शादी करो 2-2 3-3 4-4, अगर इंसाफ ना कर सको तो 1। तो मतलब पहले की कंडीशन क्या हो गई, अगर इंसाफ कर सको तो फिर आप 2, 3 और 4 की तरफ चले जाएं। तो जो भी 2, 3, 4 की बात करें तो पहला सवाल यही है कि क्या आप इंसाफ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो ये कोई एब्सोल्यूट हुक्म नहीं है कि आपने करना ही करना है, कंडीशनल हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ जनाब, नो मैन during the subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। अब यहाँ पर जो सेक्शन 6 है वो किसी भी सेकंड या थर्ड सब्सिक्वेंट मैरिज के लिए ये कंडीशन इम्पोज कर रहा है कि वाइफ की परमिशन नहीं, आर्बिट्रेशन काउंसिल की, कि जनाब आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन के बगैर अगर कोई बंदा सेकंड मैरिज या पॉलीगैमी करेगा तो उस सूरत में उस मैरिज को किसी भी सूरत में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो क्या वो मैरिज वैलिड है या इनवैलिड? मैरिज वैलिड है, मैरिज वैलिड है, लेकिन जो करेगा वो एज पर लॉ वो अफेंडर है, उसको सज़ा दी जा सकती है, लेकिन वो सज़ा इस निकाह की वैलिडिटी पर कोई भी असर नहीं डालेगी अगर ये निकाह ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वैलिड मैरिज को पूरा करता है। वो शर्त लाजिम है, वैलिड मैरिज के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना, पूरा करना। अगर वो पूरा करता है तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब प्रोसीजर क्या है, किस तरह आप इजाज़त लेंगे अगर कोई हस्बैंड सेकंड मैरिज करना चाहता है तो उसकी परमिशन का तरीकाकार क्या है। एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड। तो चेयरमैन को एप्लीकेशन दी जाएगी। कौन सा चेयरमैन जनाब? जिस चेयरमैन के बारे में हमने शुरू में पढ़ा है, यूनियन काउंसिल वाला चेयरमैन। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक एप्लीकेशन दी जाएगी फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन ऑफ द सेकंड मैरिज, एंड इफ द चेयरमैन इज नॉन मुस्लिम तो पर्टिकुलरली एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, के जनाब सिर्फ इस मामले के लिए ये चेयरमैन है, अदरवाइज चेयरमैन के बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम दूसरा बंदा ही करता रह जाएगा। दरख्वास्त दे दी और इस दरख्वास्त के अंदर आपने 2 चीज़ें लिखनी हैं, एक तो है रीज़न और दूसरी चीज़ है कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ। अब कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ तक तो फिर ठीक है, लेकिन रीज़न ये चीज़ फिर अन इस्लामिक है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए रीज़न देना गलत, बट यहाँ पर मौजूद। ऑन द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 द चेयरमैन शैल आस्क द एप्लीकेंट एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स ईच टू नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव
and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions if any as may be deemed fit the permission applied for. अब फिर आगे है कि कहता है कि जनाब ये जो आपकी आर्बिट्रेशन कौंसल है जिसको ये दरख्वास्त दी गई है, यही आर्बिट्रेशन कौंसल ये इवेलुएट करेगी कि इस शख्स को परमिशन ग्रांट करनी है या नहीं, और उससे पहले उसकी जो वाइफ्स हैं वो वाइफ या अगर एक से ज़्यादा हैं ऑलरेडी तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा कि जनाब ये शख्स परमिशन सीख कर रहा है और इस परमिशन के साथ ऑलरेडी इसने कंसेंट ऑफ द वाइफ लगाई, क्या वाकई उसकी कंसेंट है या नहीं है। अगर है तो फिर रीज़न देखने के बाद ये उसको क्या करेगा, ये उसको अलाउ करेगा टोटली अन इस्लामिक कंसेप्ट, इसका कोई भी शरीयत के साथ ताल्लुक हरगिज़ नहीं है, बट ये लॉ मौजूद है। कुछ अमेंडमेंट्स हुई वो भी हम उसका जिक्र करते हैं। फर्दर, in deciding the application, the arbitration council shall record its reason for the decision and any party may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer an application for revision to the collector. तो इसके खिलाफ जो आर्बिट्रेशन कौंसिल का फैसला है इसके खिलाफ रिवीजन फाइल करेंगे। अगर आप उसके फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं तो किसके पास उसकी रिवीजन जाएगी, कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास आप एक रिवीजन फाइल करेंगे और उसके बाद अगर कलेक्टर नहीं एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, और जो कलेक्टर का फैसला है वो क्या है, वो फाइनल है और किसी भी अदालत में अब उसके खिलाफ कोई भी अपील फाइल नहीं करते। एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो सज़ा क्या है, पेनल्टी क्या है अगर आप विदाउट परमिशन, पेनल्टी फॉर सेकेंड मैरिज विदाउट परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन हासिल किए बगैर सेकंड मैरिज करे तो क्या होगा, सबसे पहले जो उसका डावर का भी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा। दो किस्म के डावर का जिक्र होगा, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको स्टैट्यूटरी वर्ड करें, पे इमीडिएटली द एंटायर अमाउंट ऑफ द डावर वेदर प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। पहली पेनल्टी ये है पेमेंट ऑफ डावर। अब पेमेंट ऑफ, मैं आपको डॉवर की बात बताऊं, उसने दो लफ्ज़ यूज़ किए। उसने कहा जी डॉवर चाहे प्रॉम्प्ट है और चाहे डेफर्ड, दोनों। अब ये डेफर्ड और प्रॉम्प्ट क्या है, ये एन के साथ है मुअज्जल और ये वाव के साथ है मवज्जल। प्रॉम्प्ट डॉवर वो होता है कि अगर कोई खाविंद, ये है एन उजलत, उजलत का मतलब आपको पता है क्या होता है, जल्दी। ये वो डॉवर है कि जो औरत का हक है, ये औरत का हक है कि वो ऑन द स्पॉट क्लेम करेगी। इन केस अगर कोई हस्बैंड ये डॉवर पे नहीं करता तो कोई भी वाइफ अपने खामिद के साथ जाने से इनकार कर सकती है, लेकिन ये इनकार सिर्फ कोहिबिशन से पहले पहले है। कोहिबिशन के बाद इनकार नहीं कर सकती साथ रहने का, लेकिन ये क्लेम कर सकती है कि ये मेरा हक है। कोर्ट के ज़रिए से भी क्लेम कर सकती है कि ये मेरा हक है और मुझे ग्रांट किया जाए। ऑन द अदर साइड मुवज्जल जो होता है वो डेफर्ड है, जो पेबल होगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, चाहे वो डेथ की सूरत में हो चाहे वो डाइवोर्स की सूरत में हो। हाँ, अगर खामिद अपनी ज़िंदगी में पहले देना चाहे तो दे सकता है, बट औरत बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम नहीं कर सकती। समझ आ गई। बट जिस वक्त कोई भी खामिद सेकंड मैरिज करेगा विदाउट परमिशन ऑफ द फर्स्ट, तो ये डेफर्ड भी उसका हक बन जाएगा। वो कहेगी ठीक है जी, अब तुम मुझे ये दे दो, अब वो इसको देने का पाबंद हो जाएगा। पहली पेनल्टी क्या हो गई कि जो डावर, डेफर्ड डावर जो किसी भी सूरत में वो क्लेम नहीं कर सकती थी, बट इन केस सेकंड मैरिज विदाउट परमिशन, डेफर्ड डावर आल्सो बिकम्स राइट ऑफ द फर्स्ट वाइफ कि भाई आप मुझे अब ये चीज़ भी दें। तो पहला ये इसके अंदर आ गया। और उसके बाद क्या है, अगली बात भी उसने कहा कि इफ़ नॉट सो पेड शैल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। आपको पता है कि एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कैसे रिकवर किए जाते हैं, सबसे पहले नोटिस जाता है, उसके बाद क्या होता है, नोटिस के बाद अरेस्ट वारंट जाता है। अगर फिर भी ना हो तो फिर उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी, अनकट अनगैदर क्रॉप्स, उसको सेल किया जाता है, फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसको अटैच किया जाता है, फिर उसके बाद उसको सेल आउट कर दिया जाता है। ये तरीक़ाकार है कि किसी भी सूरत उसकी प्रॉपर्टी से ये पैसे वसूल किए जाएंगे। ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और विद बोथ। दूसरा इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर
आर फाइन 1000 आर बोथ। लेकिन मैरिज अफेक्टिव रहेगी, वैलिड रहेगी, मैरिज के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसको ये सज़ा काटनी पड़ेगी अगर, और हाँ इसका कंप्लेनेंट यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा, कोई और पर्सन इस चीज़ की कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। बट एक चीज़ जहन में रखें, पहले कोई भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, बेटा बातें नहीं करें आपस में, अजीरा बातें नहीं करें, मैंने कई बार मना किया। जो चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ वो जनरल है। ये क्या है? जनरल। अब इसके अंदर हर प्रोविंस ने अकॉर्डिंगली क्या किए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर पेनल्टी के अंदर किस किस प्रोविंस की कौन कौन सी अमेंडमेंट आई है। ये इन जनरल जो हमारा एक्चुअल मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर चीज़ें थी, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान, अगर कोई अमेंडेड नहीं है तो फिर क्या होगा, ये होगा अमेंडमेंट। पंजाब ने अमेंडमेंट कर ली जनाब। क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 substituted as under on conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment which may extend to 1 year and with fine कितना है जनाब, ऑफ 500,000 रुपीज़। तो 1 ईयर और 5 लाख जुर्माना पंजाब के अंदर। तो अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो फिर कहाँ पे जाके करें, किसी और सूबे के अंदर जाके कर लें। वजह क्या है, जब किसी और सूबे के अंदर जाके करेंगे तो एक बात मैं आपको मज़े की लॉ के हवाले से बताता हूँ, लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के हवाले से बताता हूँ। लाजमी नहीं, आप जब ऐसी में कोई बात करूं तो आप आंखें बंद करके हरगिज़ ये मत इमेजिन करें कि आपका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है और आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप ये भी तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कोई क्लाइंट बेचारा आया है जो दूसरी शादी करना चाहता है और वो आपसे क्या ले रहा है, मशवरा। तो वकील बन जाएं, औरत और वाइफ मत बने, तो वकील बन के किसी क्लाइंट को आपने मशवरा नहीं देना, तो क्लाइंट को मशवरा दें। CPC पढ़ें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पढ़ें और तमाम चीज़ें पढ़ें। सिर्फ वो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं जो जिस जगह पर नाफिज होती हैं। ये एप्लीकेबल है अगर आप पंजाब में कुछ ऐसा करेंगे, ये एप्लीकेबल नहीं है अगर आप सिंध में कुछ करें, क्योंकि सिंध में ये चीज़ मौजूद, जो डिक्री जहां एग्जीक्यूट होगी सिर्फ वहां एग्जीक्यूट होगी जहां पर वो क्या है, ये CPC में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जहां पर वो रूल इन्फोर्सेबल है। अगर वहां का रूल सिंध का और है और पंजाब का और है तो ये डिक्री सिंध में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। लेकिन पंजाब में अमेंडमेंट है कि 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 ईयर, ये अमेंडमेंट है जनाब पंजाब के अंदर। कब अमेंडमेंट आई थी ये पंजाब की, ये 2015 के अंदर अमेंडमेंट आई थी पंजाब के अंदर, और इसकी जो सज़ा है उसको क्या कर दिया गया, उसको 5 लाख। और इसके ऊपर भी फेडरल शरीयत कोर्ट का भी, ये किताब भी थोड़ी पुरानी है, रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट का इसके ऊपर भी फैसला आ चुका है कि ये चीज़ क्या है, ये जो बेसिकली प्रोविज़न है जो पंजाब की अमेंडमेंट है ये गलत है, ये नल एंड वाइड हो चुकी है। मेरे पास केस ला कर रेफरेंस नहीं है, बट ये रिसेंटली ही हुआ है कि ये जो अमेंडमेंट पंजाब ने की थी अगेन ओमिट कर दी गई है, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था अन इस्लामिक होने की बुनियाद पर। फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये 5 लाख फ़ैन, और इसके ऊपर भी, और उसके बाद वो 3 तलाक़ों के ऊपर भी कुछ पिछले दिनों में मसला चल रहा था, उसके ऊपर भी फेडरल शरीयत कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है। तो खैर ये सिंपल पॉलीगैमी के हवाले से कुछ बातें। पॉलीगैमी क्या है, सेकंड मैरिज क्या हस्बैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होगी, आर्बिट्रेशन काउंसिल जो आपकी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा और दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई जाएगी, सालसी काउंसिल बनाई जाएगी, जो इस तरह के सारे मामलात का फैसला करेगी। उस मामलात में क्या होगा कि उसके अंदर ये होगा कि जिस शख्स को सेकंड मैरिज की परमिशन दरकार है वो सेकंड मैरिज के लिए एक एप्लीकेशन लिखेगा, उसमें 2 चीज़ें लिखेगा, रीज़न जिसके लिए वो सेकंड मैरिज करना चाहता है और कंसेंट ऑफ द फर्स्ट वाइफ, अगर कोई पहले मौजूद है तो उसका फर्स्ट वाइफ का वो सर्टिफिकेट साथ लगाएगा। उसके बाद जनाब जो एप्लीकेशन आने के बाद ये आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्टिव हो जाएगी और जो वाइफ या वाइफ्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा, और उनको बुलाने के बाद फिर फर्दर इनको सुनने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको परमिशन ग्रांट करनी है या नहीं करनी। और इनकेस अगर परमिशन ग्रांट की जाती है, नहीं की जाती, तो इसके खिलाफ जो आप रिविज़न कर सकते हैं वो किसके पास कर सकते हैं, कलेक्टर के पास। अगर कोई शख्स विदाउट दिस परमिशन कोई भी ऐसा मामला, कोई भी सेकंड मैरिज करता है तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत के अंदर जो है उसकी जो पेनल्टी है वो जो डावर है उसको फ़ौरन पे करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉम्प्ट है चाहे वो डेफर्ड है, और सेकंड उसको 1 ईयर तक की पनिशमेंट और उसके साथ 1000 रुपये जुर्माना, जो कि पंजाब के अंदर कितना हो चुका है, 5 लाख रुपीज़ फ़ाइन इसके अंदर हो चुका है। ये है जनाब आपका सेक्शन 6 जो कि पॉलीगैमी के हवाले से था कि पॉलीगैमी क्या है। अब आ जाए जी सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 क्या है, तलाक़ के हवाले से बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड लेक्चर है, मैं आपको दे देता हूँ और थोड़ी सी आप इसके ऊपर एफर्ट कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, कल इसके लिए कुछ चीज़ें मैं सिर्फ आपको लॉ पढ़ के बताऊँगा
और ये लॉ ठीक है या गलत है, ये आप मुझे बताएंगे, अपने अपने व्यूज़ देंगे सेक्शन 7 तलाक के हवाले से। जो सेक्शन 7 तलाक के हवाले से आपका मुझे व्यू मिलेगा वो कल सूरह बकरा आपने खोलनी है और आयत नंबर 228, 29, 30, ये सिर्फ 3 आयतें हैं, इनका उर्दू तर्जमा आप लोगों ने पढ़ना है और पढ़कर मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या वाकई अल्लाह का हुक्म कुरान पाक में यही है जो यहाँ पर कहा जा रहा है, या अल्लाह के हुक्म और यहाँ पर कोई उसमें फ़र्क मौजूद है। ये आप लोगों ने इवेल्युएट करके लाना है। 3 आयतें तर्जमे के साथ आपने कल पढ़ के आनी है, मैं सब लोगों से सुनूंगा। अभी मैं आपको कानून जो कहता है उसके बारे में बता देता हूँ कि लॉ क्या कहता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ कि ये जो एक्चुअल लॉ भी है, ये लॉ भी हमारे कुरान पाक के अहकामात को कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक टच कर रहा है। ये उसकी सही इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो प्रैक्टिस हम लोगों ने बनाई है वो गलत है। हम लोगों ने जो प्रैक्टिस बनाई है तलाक के हवाले से, इस वक्त जो तलाक सलासा का ख़ास तौर पर कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे में काफ़ी बिगाड़ भी फैला है। और ये तलाक सलासा का कंसेप्ट क्या है कि तलाक सलासा में ये है कि अगर एक वक्त में खामिद अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो उसको हम कहते हैं कि तलाक बाइन हो गई, और मौसर फ़र्ज़ करते हुए उसके ऊपर हम हलाला के बगैर फिर फर्दर आगे जो है उस औरत को, अगर वो पहले खामिद के साथ कोई मैरिज करना चाहे तो हम उसकी इजाज़त नहीं देते। अब ये तलाक सलासा जिस तरह कहा जाता है कि एक वक्त की 3 तलाक एक है, क्या है या नहीं है, अब असल में मसला ये है, इसके ऊपर हमारी ज़ुबानें इसलिए भी बंद कर दी जाती हैं कि बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम ने इसके ऊपर मोहरें लगा दी हैं, ऐसे लोग जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि क्या वो कुछ गलत कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमें सोच में पड़ जाना चाहिए कि अब हम किसके बारे में कोई बात कहें या ना कहें, लेकिन अल्लाह ताला ये समझने और सोचने की सलाहियत किसी भी इंसान को दे सकता है। तो हो सकता है कि आप में से कोई बंदा इसके हवाले से बेहतर राय दे सके। लॉ क्या कहता है? एनी मैन who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife. परमिशन क्या है कि जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे तो उसका एक नोटिस वो बनाएगा, और वो नोटिस बनाकर आर्बिट्रेशन काउंसिल या जो हमारा चेयरमैन है वो इस चेयरमैन को देगा, और साथ इस नोटिस की, नोटिस कौन सा है, ये नोटिस ऑफ डाइवोर्स है जिसको हम कहते हैं जी फर्स्ट नोटिस, और वाइफ को भी इसकी एक कॉपी सप्लाई की जाएगी कि जनाब ये कॉपी ले लें कि मैं आपको पहली तलाक का पहला नोटिस जो है वो दे रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। Whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। मतलब कॉन्ट्रवीन कैसे करेगा, इसकी पेनल्टी, किस चीज़ की पेनल्टी, अगर कोई भी शख्स नोटिस नहीं देगा तो नोटिस ना देने की सूरत में उसको क्या होगी, पेनल्टी होगी। मतलब इसको भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ तो तलाक का नोटिस देना क्या कर दिया गया, एज़ पर लॉ ज़रूरी कर दिया गया कि बगैर नोटिस आप तलाक नहीं देंगे। तो ऑन द स्पॉट वो जो तलाक का कंसेप्ट है उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर भी निगेट कर दिया गया। 1 ईयर और फाइन की उसको पेनल्टी दी गई कि अगर कोई बंदा नोटिस नहीं देगा तो 1 ईयर और फाइन और बोथ उसको सज़ा जो है वो दी जा सकती है। फर्दर सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 5, a talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। अब ये एक टेक्निकल नुक्ता है जो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पर ये कहा गया कि वो तलाक 90 डेज़ तक मुअस्सर नहीं होगी। इट मीन्स 90 डेज़ टाइम दिया गया खामिद को कि वो उसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अगर बिफोर 90 डेज़, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लें, ये सिर्फ उसका मसला नहीं है, लॉ का मसला नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे घरों में होने वाले वो वाक़यात, वो मसाइल हैं जिनका हमारे लिए जानना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहला नोटिस देने के बाद कितने दिन वेट किया जाएगा, 90 डेज़। अगर 90 डेज़ में रिवोक हो तो फिर क्या होगा, अगर रिवोक ना हो तो फिर क्या होगा, कितनी तलाक होगी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ। तलाक का जो कंसेप्ट है, तलाक की 2 किस्में हैं, एक तलाक सुन्नत है और एक तलाक बिद्दत है। सुन्नत वो तरीका कि जो अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया या कुरान पाक में मौजूद है, और बिद्दत वो तरीका कि जो हमने अपनाया लेकिन कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि जो एक वक्त की 3 तलाक है उसको हम तलाक़े बिद्दत या तलाक़े मुग़ल्लिज़ कहते हैं। तो जब एक चीज़ है ही बिद्दत और हम कहते हैं कि जनाब हम किसी छोटी सी बात पर किसी को बिद्दत ही कह के उसके खिलाफ फतवा दे देते हैं, तो फिर इस बिद्दत को हमने अपनाया क्यों है? क्योंकि ये कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। सुन्नत में 2 तरीके हैं, एक तलाक़े हसन है और एक एहसन है। हसन और एहसन। हसन और एहसन में क्या फ़र्क है? हसन होता है बेहतर और एहसन होता है बेहतरीन। बेहतर और बेहतरीन। बेहतरीन क्या चीज़ होती है? जो सबसे अच्छी हो। बेहतरीन क्या होती है? सबसे अच्छी। और हसन जो ठीक है, ये दोनों सुन्नत है। हसन और एहसन में क्या फ़र्क है? हसन ये तरीका कहता है कि किसी भी मर्द के लिए कि वो अपनी औरत को एक तलाक दे। ये वो तरीका है जो सूरतुल बकरा में भी मौजूद है। एक तलाक दे और तलाक के बाद वो उसको लौटा लेने का पूरा हकदार है। एक तलाक के बाद खामिद उसको लौटा लेने का पूरा हकदार है। और कुरान कहता है, अगर आप कल पढ़ के आएंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि ऐसी तलाक़ें 2 बार हैं। ऐसी तलाक़ें कितनी बार हैं? 2। यानी कि तलाक और फिर उसको कम अज़ कम उसकी जो है वो हैज़ का क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड का वेट करना चाहिए। वजह, अगर यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो फीमेल है उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो नहीं कमेंस होता, तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर नहीं होता तो वो है। अगर उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो इट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर अगर उसको पता चल जाए कि यार ये तो प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेंसेस नहीं आए, तो फिर उसको ठहर जाना चाहिए। फिर उसको दूसरी तलाक उस वक्त तक प्रोनाउंस नहीं करनी चाहिए जब तक वो औरत इस प्रेगनेंसी से फ्री ना हो जाए। ये तरीक़ाकार शरीयत बता रही है। इसलिए दरमियान में गैप दिया कि आप ठहरे और ठहर के क्या करें? वेट कर ले। और अगर पता चलता कि नहीं जनाब कोई भी मेंसेस नहीं है, तो फिर उसको वो क्या करेगा? दूसरी तलाक देगा और फिर इंतज़ार करेगा उसके दूसरे। और इस अरसे में फिर ऐसी तलाक़ें कितनी बार हैं? 2 बार हैं, जिसमें खामिद लौटा लेने का हकदार है। अगर 2 बार में लौटा लेने का हकदार है और फिर भी वो इस बात पर कायम है कि तलाक देनी है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर कौन सी तलाक देगा? तीसरी। और तीसरी तलाक के बाद उसने जो कुछ दिया उसको देगा। और उसके बाद वो औरत आज़ाद है कि वो चाहे तो किसी और के साथ अपना निकाह कर ले। अब ये खामिद उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। ये है जनाब तलाक़े हसन। तलाक का सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतरीन नहीं बेहतर। तो फिर ये सबसे बेहतरीन क्या है जनाब? सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि वो तलाक का एक नोटिस दे दे। तलाक का क्या करे? एक नोटिस। फिर इस कानून पे आ जाए जो ये कहता है कि तलाक के नोटिस के बाद अब वो ना तो उसको रिवोक कर रहा है और ना ही दूसरी तलाक दे रहा है। ना वो उसको क्या कर रहा है? रिवोक, और ना ही उसको वो क्या कर रहा है? दूसरी तलाक। अब क्या सिचुएशन है? अच्छा, रिवोक कैसे किया जाएगा? क्या रिवोक के लिए फिजिकल रिलेशन ज़रूरी है? हरगिज़ नहीं। रिवोक के लिए अगर उनकी जो मीटिंग ऑफ माइंड हो जाती है, खामिद एक तलाक देकर बाहर के मुल्क चला गया और वहाँ पर उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया कि जनाब ठीक है मैं उसको रिवोक करता हूँ, तो उस सूरत में ये कंडीशन क्या होगी? ऑटोमेटिकली ख़त्म। क्योंकि अगर रिवोक कर दे तो फिर अक्सर होता यही कि वो रिवोक कर देता है, लेकिन वाइफ कहती कि नहीं मुझे तो रिवोक उसने किया ही नहीं है, मैं तो इस चीज़ को मानती ही नहीं हूँ, 90 डेज़ पूरे हो चुके हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। खैर, अगर रिवोक ना करे और दूसरी तलाक भी ना दे तो 90 डेज़ का अरसा पूरे होने के बाद डाइवोर्स मौसर हो जाएगी, डाइवोर्स वैलिड हो जाएगी। लेकिन डाइवोर्स हुई कितनी है? कितनी हुई अभी तक? एक। लेकिन ये मौसर हो गई मीन्स वो औरत आज़ाद हो गई। वो औरत क्या हो गई? आज़ाद। बट उसको तलाक अभी कितनी हुई है? एक। पर वो है आज़ाद। आज़ाद का मतलब चाहे तो किसी और के साथ निकाह कर ले, तलाक मौसर हो चुकी है। और अगर वो पहले ही खामिद से दोबारा निकाह करना चाहे, पहले ही खामिद से दोबारा निकाह करना चाहे, तो जो हमने हलाला का कंसेप्ट वो भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर वो हलाला भी नहीं है क्योंकि तलाक तो है ही रजाई। इसलिए बेहतरीन है कि 3 महीने बाद नहीं, किसी और के साथ निकाह नहीं किया, 3 साल गुजर गए हैं,
10 साल गुजर गए हैं और उसको किसी भी स्टेज पर इस चीज़ का इदराक होता है कि नहीं, मैंने पहले हस्बैंड से ही वापस अपना रिलेशन बहाल करना है, तो वो कर सकती है, लेकिन 3 माह के अंदर करेगी तो उसी हक महर पुराने निकाह के ऊपर रुजू होगा। अगर 3 माह के बाद करेगी तो इस सूरत में उसको किसी भी किस्म का हलाला नहीं चाहिए, लेकिन नए हक महर पे निकाह करेगी। और यही सिचुएशन होती है खुला की भी। जब कोई औरत अपने खाविंद से खुला ले लेती है तो खुला के बाद, खुला इज इक्वल टू 1 डाइवोर्स, और जब वो खुला के बाद अपने उस खाविंद से ही निकाह करना चाहे तो वो नए हक महर पे निकाह कर सकती है। उसके अंदर कोई भी हलाला का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया, तलाक का कौन सा कंसेप्ट हो गया, सबसे बेहतरीन। अब जो ये कंसेप्ट अपने पढ़ा हसन, हसन में यहां पर क्या हो गया, मामला बाइन में चला गया। अब यहां पे हलाला है लेकिन हलाला हराम है, हलाला है पर हलाला हराम है। तो फिर हम हलाला करते क्यों हैं? अगर ये हराम है, हलाला बनियत हलाला हराम है कि जब कोई औरत इस नियत के साथ किसी मर्द से निकाह करे कि मैंने इस निकाह में सिर्फ हलाला की शर्त पूरी करनी है और फिर अपने पहले खामिद के पास क्या करना है, वापस, तो यह हराम है। शरीयत इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं। आप अपने मोहल्लों में देखें, गलियों में देखें, कराची में तो हलाला सेंटर खुले हुए हैं। उसके बाद मुआशरे में देख लें, एक भाई गुस्से में तलाक देता, दूसरा भाई उसके साथ हलाला करके फिर पहले भाई को कहता जी हलाल करके दे दिया मैंने। ये हलाल नहीं हुई बल्कि ताहयात हराम ही है। तो फिर हलाला कैसे होगा? सिर्फ ये है कि अगर तलाक बाइन के बाद वो औरत किसी XYZ के साथ निकाह करे, इसलिए निकाह करे कि मैंने इसके साथ क्या करना है, निबाह करना है, ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन उस सेकंड हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाए या उसकी डेथ हो जाए बाय नेचुरल प्रोसेस, जिसमें कहीं पर यह कंसेप्ट नहीं था कि मैंने किधर जाना है, पहले वाले के पास वापस। अब यहां पर वो क्या हो गई है, अब ये उस पहले के लिए हलाल हो गई है। अगर ये हलाला का प्रोसेस एक नेचुरल तरीके से कंडक्ट होगा तो वह हलाल हो गई है। हलाला बनियत हलाला क्या है जनाब, हराम है। इसका शरीयत में कोई भी कंसेप्ट मौजूद नहीं है। अब ये तलाक के कंसेप्ट को जब हम देखते हैं तो दर हकीकत जब यहाँ पर हम इसको रोक दें तो ये कौन सा कंसेप्ट आया यहाँ तक, 90 दिन के बाद तलाक के मौसर होने के लिए, ये 90 दिन का मतलब है वो 3 हैज़ के बराबर पीरियड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा तलाक एहसन का तरीकाकार, कि जिसमें सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक तलाक दी है और उसके बाद 90 डेज़ के बाद तलाक भी मौसर हो गई है, औरत आज़ाद भी हो गई है और वापस जाने का रास्ता भी अभी क्या है उसके लिए खुला है। अगली सूरत, within 30 days of the receipt of the notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of the bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. तो जैसे ही ये नोटिस मिलेगा, इस नोटिस के बाद विदिन 30 डेज, अब ये आर्बिट्रेशन काउंसिल के लिए चेयरमैन का काम है कि विदिन 30 डेज वो एक काउंसिल क्रिएट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा रिकन्सिलिएशन, जिसका मकसद क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान क्या करवाना, सुलह सफाई करवाना। और ये वो चीज़ है कि किसी भी रूठे हुए हस्बैंड और वाइफ के दरमियान सुलह सफाई करवाना वो काम जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और शैतान के सबसे बड़े कामों में सबसे बड़ा काम खामिंद और बीवी में लड़ाई करवाना। खामिंद और बीवी में लड़ाई करवाने वाला खुसूसी तौर पर शैतान को बहुत मरगूब पसंदीदा, और उसके वो राइट हैंड, और उसको वो बड़ी इज़्ज़त देता है शैतान, और उसमें वकला बहुत ज़्यादा उसके राइट हैंडेड है कि अगर आप प्रैक्टिस में जाकर देख लें कि जब कोई केस आता है डाइवोर्स का तो वकील कहता है मसले को नहीं तलाक लेकर देनी ही देनी है। वो कहीं पर कोई सूरत हाल होती भी है कि वापस में क्या कर सकें, रिकन्सिलिएट कर सकें। लेकिन हैरानी होगी अगर आपको मेरी बातों में किसी पे भी शक है तो कल ही मेरे साथ फैमिली कोर्ट में चलें, वहाँ पे बेचारा खामिद कहता है कि जी मैंने एक बार मिलना तो दे, तो उसका जो वकील साहब कहते हैं कह नहीं है तेनू परे चले जा, और 7-4 वकील पकड़ के उसको क्या करते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। और रिकन्सिलिएशन इनकी क्या है, हो लेने दो अगर कोई सूरत हाल है तो, अगर नहीं है तो फिर हरगिज़ ऐसा ना करें। आगे चलें। If the wife be pregnant at the time of the talaq is pronounced, talaq shall not be effective until period of mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends। तो वही चीज़ फिर शरीयत वाली भी यहाँ पर आ गई ना कि अगर आपने नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद अगर पता चला कि औरत क्या है, प्रेग्नेंट है, फिर 90 डेज़ में तलाक मुअस्सर नहीं होगी। हाँ, अगर 90 डेज़ में बच्चा पैदा हो गया तो तलाक 90 डेज़ में मुअस्सर होगी। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक तलाक मुअस्सर नहीं होगी। और शरीयत ने भी यही कहा था
कि एक तलाक दें, इंतज़ार करें, अगर हैज़ का मामला आता है तो दूसरी तलाक आपने नहीं देनी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी का आपने इंतज़ार करना। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी गई तलाक तलाक बिद्दत है सही, लेकिन तलाक बिद्दत है, तलाक मुगल्लिज़ है, गलीज़ है, पर तलाक हो जाती है। बट है क्या? गलीज़ और मुगल्लिज़ तलाक है, क्योंकि शरीयत ने इसे मना फरमाया। नथिंग shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective। वही बात आ गई जनाब कि कोई भी चीज़ उस औरत को अपने खाविंद के साथ दोबारा मैरिज करने से नहीं रोक सकती अगर ये प्रोसेस कितनी बार तक अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 3 बार तक मुकम्मल, मतलब एक बार तलाक दी, अगर तो 90 दिन में रजू हुआ तो फिर निकाह की भी ज़रूरत, फिर रीमैरी नहीं आएगा। अगर 90 दिन का टाइम पीरियड लैप्स हो गया फिर वो निकाह करके वापस आएगी। ऐसा एक बार भी हो सकता है, ऐसा 2 बार भी, 3 बार हो जाएगा तो फिर ये ऑप्शन उसके लिए क्या हो जाएगी? ख़त्म। और ये हू बहू शरीयत है जो हमने अपने ऊपर नाफिज कर ली है, जो तकलीफ़, जो मुश्किल हमने अपने ऊपर डाली है। एक वक्त की 3 तलाक है, तलाक बाइन है, वो गैर शरई है। जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तलाक रुजू, तो रुजू के बगैर फिर दरमियान में तलाक को मुअस्सर एक वक्त की 3 तलाक में करना, लेकिन इस पर इतने बड़े बड़े आइमा कराम के फतवात जात मौजूद हैं कि अब हमारी ज़बान लरजती है कि हम इसके हवाले से अपनी राय दें ही कैसे, क्योंकि ठप्पे लगा दिए गए इसके ऊपर कि नहीं जनाब आप ऐसा नहीं। तो जो ये चीज़ है, ये क्या है? ये कुरान पाक में भी मौजूद है, शरीयत में भी मौजूद है, ये सुन्नत है, और जिस पर हम चल रहे हैं वो क्या है? वो बिद्दत है, पर हम उसी के ऊपर अड़े हुए हैं। क्यों अड़े हुए हैं? क्योंकि इमाम साहब ने फरमाया था नहीं फरमाया था, अलग बहस उसमें नहीं जाएंगे। ये है जनाब तलाक का तरीक़ाकार। दोबारा मैं आप लोगों के लिए इन शॉर्ट इसकी समरी बयान कर दूं कि तलाक का तरीक़ाकार क्या है। बहुत सिंपल सी बातें जो सेक्शन 7 में लिखी गई हैं। नंबर 1, अगर कोई खामिद अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, वो उसको एक नोटिस देगा, जिसको तलाक का पहला नोटिस कहा जाएगा। तलाक के पहले नोटिस के बाद जो चेयरमैन है यूनियन कौंसिल का, आर्बिट्रेशन कौंसिल का, वो आर्बिट्रेशन के लिए एक रिकन्सिलिएशन कमेटी बनाएगा विद इन 30 डेज़ कि अगर इनमें कुछ सुलह हो तो हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो 90 डेज़ बाद ये तलाक क्या हो जाएगी? मुअस्सर। उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा तलाक के क्या होने का? तलाक के मुअस्सर होने का सर्टिफिकेट 90 दिन के बाद जारी कर दिया जाएगा कि जनाब तलाक हो गई मुअस्सर। और तलाक मुअस्सर हुई है, लेकिन कितनी तलाक मुअस्सर हुई है? 1। बीवी आज़ाद है क्योंकि तलाक मुअस्सर हो चुकी है, चाहे तो किसी और से शादी कर ले और चाहे तो पहले ही खाविंद से वापस निकाह कर ले, उसके पास ये हक़ उसको हासिल है। कोई किसी किस्म का शरई उज़र या और इसके अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि तलाक दो और इस मुद्दत में तुम उसको लौटा लेने के पूरा हकदार कहा कि खाविंद अपनी बीवियों को लौटा लेने के क्या हैं? पूरे। और अगर हम ये कह दें कि एक वक्त की 3 तलाक 3 ही होती है, तो फिर कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा आप मुझे करके बताएं कि वो लौटा लेने का हकदार कैसे होगा? जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि वो इस मुद्दत में लौटा लेने का पूरा हकदार है, तो मुद्दत है तो वो उसका क्या है? हकदार। मुद्दत नहीं है तो वो उसका हकदार भी नहीं है। तो यहाँ पर यह तरीक़ाकार, ऐसी 2 बार तलाक है, अगर 3 बार ऐसी तलाक दे दे तो फिर तलाक क्या हो जाएगी? फिर अब वापसी की गुंजाइश, पहले हस्बैंड से निकाह की गुंजाइश क्या हो जाएगी? ख़त्म। उसमें फिर कंडीशन हलाला की आएगी। अगर वो क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो हलाला बनियत हलाला है तो शरीयत इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देती कि कोई भी ऐसा हलाला जो बनियत हलाला किया जाए, वो सही नहीं है। अच्छा जनाब, सेक्शन 8, वेयर द राइट टू डिवोर्स हैज़ बीन ड्यूली डेलीगेटेड टू द वाइफ एंड शी विशेज़ टू एक्सरसाइज दैट राइट, or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provision of section 7 shall mutus mutandis and so far as applicable apply। तो कहता है कि जो तलाक जिस तरीके से भी आप देना चाहें, तरीकाकार क्या होगा? यही होगा। अब इसमें कंसेप्ट उसने दे दिया, इफ़ द राइट ऑफ द डिवोर्स हैज़ बीन डेलीगेटेड, तलाक तफवीज़। औरत के पास अगर कोई हक है तो वो क्या है? वो तलाक तफवीज़ का है। बहुत से भी ज़्यादा लोग इस कंसेप्ट को आज तक नहीं समझ सके और हमेशा इसको गलत समझते हैं, डेलीगेटेड डिवोर्स को। औरत तलाक नहीं दे सकती, औरत
तलाक नहीं दे सकती। अगर औरत तलाक दे सकती, खामिद रात को घर में आता, आज तो नमक ज़्यादा नहीं खाने च, तो रोज़ाना एतराज़ नहीं करता, जा तलाक तलाक तलाक, रोज़ाना तलाक़ें हो रही होती। इसलिए अल्लाह ने इस औरत को तलाक का हक नहीं दिया, जज्बाती है। तो फिर ये तलाक तफवीज़ में क्या है? ये तलाक देने का हक नहीं है, ये तलाक लेने का हक है। आपने ड्यूअल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है? क्या होता है ड्यूअल पर्सनैलिटी? एक शख्स, उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज़, अपनी ज़ात अलग और एक दूसरी ज़ात अलग। इनफैक्ट तलाक तफवीज़ का कंसेप्ट भी यही है कि ये खामिद बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड इवन आफ्टर मैरिज। कोई शादीशुदा है? मिला है आपका? बाद में भी ले सकती हो, अब फिर ले लो, उसे कहो कि मैंने हक दे दे। इनफैक्ट होता क्या है कि यहाँ पे खामिद कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। निकाह नामा सेकंड पेज, उसके ऊपर पहली दो शर्तें 17-18 नंबर कि आया शौहर ने बीवी को तलाक का हक तफवीज़ किया, अगर किया तो किन शराइत पर, और मौलवी ने पैसे दिए तो सबसे पहले उसके ऊपर काली सी लाइन, मोटे मार्कर वाली, कि नहीं कोई हक शक कोई नहीं। लेकिन ये चीज़ आप वैसे इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप सब लोग लॉयर हैं, आपके पास केस आ जाता है जिसमें अक्सर आप ये देखते हैं कि हस्बैंड की हाई हैंडीनेस की वजह से कोई भी फीमेल किसके लिए आ गई है? खुला के लिए आ जाती है। और उसमें अक्सर ये सीन आपको देखने में मिलेगा, अगर आप फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसका खामिद आकर वहाँ पर रोता है, गिड़गिड़ाता है कि जी बस एक बार मेरे साथ ये कर दो, आज के बाद मैं इसके साथ मारपीट नहीं करूँगा, कोई जुल्म ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे मौका दे दिया जाए। तो नॉर्मली रिकन्सिलिएशन के बाद उसको मौका दे भी दिया जाता है। अब यहाँ पर एज अ लॉयर आपने क्या डिमांड कर दी कि जी ठीक है, तुम वाकई आज के बाद इसको मारोगे पीटोगे नहीं? वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम वाकई इसके साथ कुछ जाती या नाइंसाफ़ी नहीं करोगे? कहता नहीं जी मैं हर शर्त मानने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। उसे को हर शर्त ना मानो, सिर्फ इसको क्या कर दो, तलाक का हक डेलीगेट कर दो कि अगर, और कंडीशनल कर दो कि अगर आज के बाद आपने इसके साथ जुल्म किया तो इसके पास क्या हक आ जाएगा? तलाक का। तो जब तलाक का हक बीवी को तफवीज़ किया जाता है तो बीवी खामिद की वकील बन जाती है। बीवी क्या बन जाती है? खामिद की वकील। अब ड्यूअल पर्सनैलिटी आ गई, एक तो वो बीवी है और एक खामिद की क्या है? वकील भी है। ये तलाक का हक किसी थर्ड पर्सन को भी किया जा सकता है, लाजमी नहीं। आपको लगता है कि नहीं ये जो लड़की है ये जज्बाती है, अगर इसको तलाक का हक तफवीज़ किया तो हो सकता है कि ये उसको क्या करे, मिसयूज़ कर ले। तो आप घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भी तलाक का हक, तो मतलब क्या हो गया कि वो लड़का क्या करता है, वो कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी तरफ से ज़्यादती लगे तो मैं आपको तलाक का हक देता हूँ कि अगर आपको मेरी ज़्यादती लगे तो मेरी बुनियाद पर आप मेरी बीवी को तलाक दे दें, तो वो शख्स इस खामिद का वकील बन के इसको क्या कर सकता है? तलाक दे सकता है। ये है तलाक तफवीज़, कि तलाक की पावर किसी और को डेलीगेट कर देना, जो बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड इवन आफ्टर द कंजमेशन ऑफ मैरिज भी किया जा सकता है। और नॉर्मली बीवी को जब तफवीज़ किया जाता है तो बीवी अपने खामिद की क्या बन जाती है? वकील बन जाती है। हमारे यहाँ निकाह भी जितने भी होते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन जो भाग के किए जाते हैं उसके अलावा बाकी सारे, असली तरीका वही है जो भाग के करते हैं। सॉरी टू से, मतलब इसको मिस आपने कंसेप्शन में नहीं ले जाना। असली तरीके का मतलब ये है कि असल ये है कि इजाब कबूल आमने सामने हो। बट क्या हमारे यहाँ आमने सामने होता है या नहीं होता? लड़की अलग और लड़का क्या है? गलत नहीं है, ये सही है, ये भी वैलिड है। लेकिन वो निकाह किस तरह होता है? ये थ्रू वकील होता है। अगर आपने देखा हो तो वो निकाह दर हकीकत लड़की और लड़का नहीं कर रहे होते, लड़की वकील को कंसेंट देती है। वकील आकर, कोई भी उसका भाई होता है, उसका बाप होता है, वो उसको कंसेंट देती है या मौलवी साहब को देती है। मौलवी साहब आकर फिर उसकी बुनियाद पर, लड़की की बुनियाद पर वो बैठे होते हैं कि हाँ जी ठीक है। अब इधर से तो ये यहाँ पर आपने देखोगे हमारे यहाँ निकाह सारे होते हैं किसके ज़रिए से हैं? दूल्हा का वकील और दुल्हन। दर हकीकत वो जो निकाह करते हैं ये दूल्हा का वकील और दुल्हन का। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि अगर आप वकील को दूसरे लफ्ज़ में ले जाएँ तो आप किसी भी शख्स जो वकील को बुरा कहे उसके सामने निकाहनामा, आप किसी को तो नहीं पता ये कौन से वाला वकील है, उसके सामने निकाहनामा रख के कहो और तेरा बेड़ा गरक जाए, वकील के बगैर तो शादी ना होती। क्योंकि निकाह जितने भी आपके निकाहनामे हैं सबके ऊपर क्या लिखा होता है? दुल्हन के वकील के दस्तखत और दूल्हे के वकील के दस्तखत। तो दर हकीकत वकील क्या है कि वो जो थर्ड पर्सन जिसको दरमियान में इन्वॉल्व किया जाता है वो क्या होता है? उसका वकील होता है। तो तलाक तफवीज़ में खामिद जब अपनी बीवी को ये तलाक का हक देता है तो वो क्या कहती है? वो तलाक तफवीज़ होती किस तरह? वो कहती है कि मेरे खामिद ने मुझे जो तलाक का हक दिया था
उसको इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को तलाक देती हूँ, तो वो वकील बन के किसको तलाक देती है? खुद को, ड्यूअल पर्सनैलिटी के अंदर आके। ये नहीं कहती कि खामिद को मैं तुझे तलाक देती हूँ, खामिद को तलाक नहीं देती। खामिद ने वकील को जो हक दिया, उस हक को इस्तेमाल करके वो खुद को क्या करती है? तलाक देती है। ये कंसेप्ट है आपका तलाक तफवीज़ का। जो लेकिन उसने कहा कि जब तलाक तफवीज़ भी होगी तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब कि वो पहला नोटिस भेजेगी कि भाई तुमने मुझे जो तलाक का हक दिया था ना, तो मैं उसको इस्तेमाल करके ख़ुद को तलाक दे रही हूँ। तो फिर 90 डेज़ आएगा रिकन्सिलिएशन का। अगर वो उसमें कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो 90 डेज़ के बाद तलाक क्या हो जाएगी? मौसर हो जाएगी। फिर इसके अंदर डिफरेंट कोर्ट के डिसीजन आए कि क्या तलाक तफवीज़ में डिक्री ऑफ द कोर्ट ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ तक आ गया कि डिक्री ऑफ द कोर्ट ज़रूरी नहीं है, ये ओनली राइट ऑफ वाइफ है जो कि वो इस्तेमाल कर सकती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर वो कंडीशनल है तो फिर वो इस्तेमाल करेगी, जैसे आजकल की जो पढ़ी लिखी हैं वो कंडीशन क्या लगवाती हैं कि दूसरी शादी की सूरत में तलाक तफवीज़ का क्या आ जाएगा? उसके पास हक। तो फिर उस सूरत में वाइफ के पास हक आएगा अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो। ये है जनाब आपका तलाक तफवीज़ का कंसेप्ट रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के हवाले से, जो कि सेक्शन 8 के अंदर मौजूद है कि क्या एक औरत ख़ुद को तलाक दे सकती है या तलाक नहीं दे सकती। तो बेसिकली ये जो आप पूछ रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से ही हैं। आज हमने तलाक का कंसेप्ट, तलाक तफवीज़ का कंसेप्ट, उसके बारे में पढ़ा कि जो प्रोसीजर यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर कि किस तरह कोई भी शख्स अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, या किस तरह कोई भी वाइफ डेलीगेशन ऑफ डिवोर्स, डेलीगेटेड डिवोर्स, उस पावर को यूज़ करते हुए ख़ुद को तलाक दे सकती है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो हम आगे चलते हैं।